IAS of Best 2013. Presently, I posted in Ujjain. So, I'll be taking your world history and international relation classes. And my trait is of being slow with the preparation. I don't go very fast or don't make any haste in teaching things. तो बात ये है कि जो भी आप पढ़ेंगे, आप लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की, जैसा मुझे पता चला है, तो चीजों को बेस से जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक स्टोरी आपको पता होनी चाहिए हर चीज के पीछे। हम स्टार्ट करेंगे मिडिल ईस्ट से, और मिडिल ईस्ट की सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री इजराइल से, और इजराइल के साथ हम फिर उसके जितने भी नेबर्स हैं, लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, उन सबके साथ रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ईरान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया। तो हमारा इन 5-6 कंट्रीज के इंटर रिलेशंस को जानते हुए हम अपना मिडिल ईस्ट लगभग 90% तक कवर कर लेंगे इन कंट्रीज के इंटर रिलेशंस को जानने के बाद। तो शुरुआत हम करते हैं इजराइल से। पहले मैं आपको एक बेसिक चीजें बताऊंगा जो कि इजराइल की 1948 में जब फॉर्म हुआ इजराइल, उसके बाद से जो एक ब्रीफ है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, इजराइल कंट्री जो है वो बेसिकली 74% उसमें ज्यूज हैं अभी, और बाकी नॉन ज्यूइश, या आप अरब्स बोल सकते हैं उनको, या उनको जाना जाता है फिलिस्तीन नाम से। तो आपको स्क्रीन पे इजराइल का मैप दिख रहा होगा। पहले थोड़ी सी मैं आपको ज्योग्राफी बताना चाहता हूँ इजराइल की। इजराइल के नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन्स में आइलैंड्स हैं, बहुत बड़े आइलैंड्स दिए। नॉर्दर्न और सेंट्रल रीजन में आइलैंड्स हैं। जो इजराइल का वेस्ट कोस्ट है वो एक कोस्टल स्ट्रिप है जो कि साउथ की तरफ ब्रॉड होती जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि कोस्टल स्ट्रिप जो इजराइल की है वो साउथ की तरफ ब्रॉड होती जाती है। ठीक है, वेस्ट साइड पे मेडिटेरेनियन सी आ जाएगा कोस्टल स्ट्रिप की बात। उसके बाद जो ईस्टर्न फ्लैंक है वो ग्रेट रिफ्ट वैली का कल्मिनेशन होता है, जो कि अफ्रीका से यहाँ आके कल्मिनेट होती है। ग्रेट रिफ्ट वैली में ही आपको डेड सी मिलेगा, जो कि लोएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ बोलते हैं। बहुत सॉल्टी है, अगर आप उसमें, अगर किसी को तैरना भी नहीं आता उसमें, तो वो आदमी फ्लोट करता रहेगा। फिर एक लेक और है यहाँ, लेक तिब्रिस। लेक तिब्रिस के ऊपर ही आपको गोलन हाइट्स मिलेगा। गोलन हाइट्स 1967 में, मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक आपको ब्रीफ दे रहा हूँ। 1967 में गोलन हाइट्स सीरिया से ले लिया था इजराइल ने, और इनफैक्ट अब यूएस ने उसको रिकॉग्नाइज भी कर लिया है कि ये इजराइल का पार्ट है। ठीक है, इस समय इजराइल, जो आप प्रेजेंट कंडीशन देखेंगे इजराइल की, तो इजराइल की प्रेजेंट कंडीशन में दो जगह जो अरब्स के लिए डेजिग्नेटेड है अभी, वो है गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। तो गाजा स्ट्रिप ये है जो आपको दिख रहा है, और वेस्ट बैंक ये वाला पार्ट है। जॉर्डन रिवर फ्लो करती है वेस्ट बैंक के ईस्टर्न फ्लैंक से, तो ये बॉर्डर बना देता है जॉर्डन और इजराइल का। जॉर्डन रिवर जो इंपॉर्टेंट रिवर है इजराइल। ये तो लगभग हो गई इजराइल की ज्योग्राफी। और साउथ साइड में नेगेव डेजर्ट है।
ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नेगेव डेजर्ट है, साउथ वाला पार्ट। बॉर्डर किससे पड़ता है? ऊपर की साइड बॉर्डर करेगा लेबनान को, नॉर्दर्न साइड से। आपके ईस्टर्न जो बॉर्डर है वो सीरिया और जॉर्डन का है, और साउथ में बॉर्डर करेगा इजिप्ट को। और जो रेड सी में गल्फ खुलता है उसका नाम है गल्फ ऑफ अकाबा। ये आप ज्योग्राफी में आप मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी क्लासेस में कि आप मैप खोल के बैठें और इत्मीनान से देखें कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये आ गया आपका इजिप्ट का बॉर्डर, ये आ गया आपका सीरिया, ये आ गया जॉर्डन, और नॉर्दर्न साइड में आपका लेबनान आ जाएगा। तो ये कंट्रीज बॉर्डर करती हैं। ये जो मेजर कंट्रीज हैं ये सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं, और इजराइल ज्यूइश स्टेट है। अब ये चीज इतना कंट्रोवर्सी है क्यों? पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि इतनी कंट्रोवर्सी है क्यों। तो ये स्टार्ट होता है आपके जुदाइज्म के ओरिजिन से। जुदाइज्म वर्ल्ड का सबसे पुराना रिलीजन है, आपको पता होगा, और लगभग 4000 साल पुराना रिलीजन है। अब जुदाइज्म की स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताता हूँ ब्रीफ में। सबसे पहले नाम आता है अब्राहम का। अब्राहम एक शीप हर्डर थे, जो इनके गॉड हैं, जो जिनको ये मानते हैं उसको उनको बोलता है यहोवा। तो यहोवा, या मैं आगे से गॉड बोलूंगा, तो यहोवा और अब्राहम के बीच में एक कोविनेंट हुआ। मतलब कोविनेंट का मतलब होता है कि एक मैसेजेस का आदान प्रदान, कुछ ज्ञान बांटा गॉड ने अब्राहम को, और बोला कि भाई मैं तुम्हें तुम्हारा डेजिग्नेटेड लैंड दूंगा, और तुम अब लीड करोगे ज्यूस हिब्रूज को। तो ये जो कोविनेंट हुआ, उसके बाद से अब्राहम को लोग अपना मसीहा मानने लग गए। उसके बाद क्या होता है कि अब्राहम की दो लड़के होते हैं। बहुत सिंपल सी स्टोरी है, आपको समझना पड़ेगा। अब्राहम के दो लड़के होते हैं, एक का नाम है इस्माइल, एक का नाम है इसाक, या आइजैक बोल लीजिए आप। आइजैक के जो लड़के हुए उनका नाम था जैकब। मैं लिख के भी बता देता हूं आपको। तो अब्राहम आए, अब्राहम के दो लड़के हुए, इस्माइल और इसाक। इसाक के जो लड़के थे जैकब, उनका नाम इजराइल भी रखा गया। और जैकब की जो बच्चे हुए 12, तो उनके 12 बच्चों की सबकी अलग अलग ट्राइब्स थी। तो इजराइल 12 ट्राइब में बटा हुआ था। इस रीजन को उस टाइम पे कैनन बोलते थे। तो अब्राहम को गॉड ने बोला कि मैं तुम्हें अपना तुम्हारा डेजिग्नेटेड लैंड देता हूं जिसका नाम है कैनन, वहां जाके बसो और वहां अपने अनुयायी बनाओ, और जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है वो सब में उसी तरीके से आप परकोलेट करिए। उसके बाद दो लड़के हुए, इस्माइल और इसाक। इसाक के जो लड़के थे, या बोल लीजिए आप अब्राहम के ग्रैंड सन, उनका नाम था जैकब या इजराइल। उनकी 12 बच्चे हुए, वो 12 बच्चे 12 ट्राइब्स में बट गए, और 12 ट्राइब्स कैनल रीजन में रूल करने लग गई।
अब उसके बाद क्या होता है कि एज आई टोल्ड यू, as early as 10th century BC, Israelite kings ruled in the Canaan area. Canaan area involved region from Mediterranean Sea to the west of the Jordan. इसके बाद क्या होता है, 12 ट्राइब बनती है। उसके बाद कैनन एरिया में बहुत ज्यादा फेमिन फैलता है क्योंकि पानी की बहुत कमी है वहाँ, पोर्टेबल वाटर की। तो इस चक्कर में जो इजराइलाइट्स हैं वो इजिप्ट की तरफ मूव होना चालू होते हैं, मतलब इस साइड, सिनाई की साइड। अब सिनाई की साइड जब होना चालू होते हैं तो इनका पाला पड़ता है किससे, इजिप्शियन किंग से, या जिनको बोलते हैं फेराउस। तो इजिप्शियन किंग से जब इनका पाला पड़ता है तो शुरुआत में तो इनके रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद इजिप्शियन फेराउस जो है वो इनको स्लेवरी चालू कर देते हैं, इनका एंस्लेवमेंट चालू कर देते हैं। और इस कारण से जो भी हिब्रूज थे जो इजिप्ट गए, वो उनका बहुत रिप्रेशन हो रहा था। तो इस रिप्रेशन के बीच में एक आदमी आता है जिसका नाम था मोजेस। ये मैं आपको बहुत ब्रीफ में बता रहा हूँ, आपको एक स्टोरी पता होनी चाहिए, आपसे कोई पूछने नहीं वाला, लेकिन तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये ओरिजिन कैसे हुआ। मोसेस नाम के आदमी को माउंट सिनाई पे गॉड से वापस से कोवेनेंट होता है, जिसमें गॉड मोसेस को 10 कमांडमेंट देते हैं। और वो 10 कमांडमेंट्स, 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं उनको। और वो 10 कमांडमेंट्स एक स्टोन स्लैब पे लिखे हुए आते हैं उसको, और उसको बोलते हैं आर्क ऑफ कोवेनेंट। जो गॉड ने मोसेस को ज्ञान दिया 10 कमांडमेंट्स के थ्रू, वो उन्होंने लिख के भेजा स्टोन स्लैब्स पे, और उनको बोलते हैं आर्क ऑफ कोवेनेंट। और यही आर्क ऑफ कोवेनेंट अभी जो बोला जाता है, जो जो टेम्पल बने, जो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में भी, तो वो उन टेम्पल के अंदर रखी हुई है जेरूसलम में, जो कि ज्यूइश पीपल को अपना डेली लाइफ, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस उसी के थ्रू फॉलो करते हैं ये लोग, 10 कमांडमेंट्स के थ्रू। रिलीजियस बुक क्या है इजराइल ज्यूज की, वो है तोरा। देखिए, अब्राहम को बोला जाता है कि तीनों रिलीजियंस का, क्रिश्चियनिटी, जुदाइज्म और इस्लाम, इन तीनों का फादर माना जाता है अब्राहम। जो उनके दोनों सन हुए, तो एक को ज्यूज है क्रिश्चियन आइजैक बोलते हैं, तो मुसलमान उसको इसाक बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि मोसेस 10 कमांडमेंट्स आते हैं, और मोसेस के जो फॉलोअर्स हैं उनको ज्यूज बोला गया, उससे पहले हिब्रू बोला जाता था। मोसेस जैसे आए उसके बाद, मोसेस के बाद सबको ज्यूज बोलना चालू कर दिया। ये बात है लगभग 1200 BC की, मोसेस वाली जो कहानी मैं सुना रहा हूँ। उसके बाद इजिप्ट से निकलकर मोसेस वापस से कैनान चले गए जब उनका रिप्रेशन हुआ। और रिप्रेशन के जब जा रहे थे उस वक्त ही गॉड ने इनको 10 कमांडमेंट्स दिए। अब हम ये समझ जाते हैं कि ज्यूज, अब से इनका ओरिजिन ज्यूज के नाम से चालू हुआ। अब मोसेस को भी मुसलमान मूसा बोलते हैं, है ना। तो ओरिजिन सबके सेम है। अब क्या होता है कि
जो इजराइल किंगडम जो पूरा है 12 ट्राइब्स मिला के, उसके किंग होते हैं एक डेविड, और डेविड के सन होंगे सोलोमन। ये मैं आपको डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस नहीं लगता, लेकिन आपको एक स्टोरी पता होनी चाहिए। ये लगभग 1000 BC की बात है के अराउंड सोलोमन किंग होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंस रखते हैं ज्यूइश हिस्ट्री में। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस gives existence of temple since 960 BC। तो ज्यूस का जो फर्स्ट टेंपल बनाया था वो सोलोमन ने बनाया था 960 BC में। फर्स्ट टेंपल का कंस्ट्रक्शन 960 BC में हुआ। आफ्टर इट्स डिस्ट्रक्शन इन 586 BC, Jews were exiled to Babylonia। बेबीलोनियंस ने 586 BC में आके इस टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया। बेबीलोनियंस मतलब जो आपका ईस्टर्न साइड पे इराक वाला एरिया है अभी इस समय, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर बेबीलोनियंस के ऊपर असीरियंस थे, या आप बोलिए सीरिया वाले, उनको असीरियंस बोला जाता था। असीरियंस और बेबीलोनियंस। तो बेबीलोनियंस ने आती है 586 BC में। आप जो भी मैं बोल रहा हूं वो आप या तो लिखते जाइए या आप समझते जाइए। लिख लेंगे तो बेटर है, आपको रिवीजन में मदद मिलेगी। तो ज्यूज वर एक्साइल टू बेबीलोनिया, पर वो कुछ टाइम बाद वापस लौटे और 583 BC में जो टेंपल डिस्ट्रॉय किया था बेबीलोनियंस ने, उसको वापस से बनवाया, ठीक है। तो फर्स्ट टेंपल 960 BC में बना, बेबीलोनियंस ने आके उसको 586 BC में तोड़ दिया और ज्यूस को भागना पड़ा वहां से। वहां भागे, बेबीलोनिया में भागे, लेकिन 3 साल बाद वापस से आए और वापस से टेंपल को रिफर्बिश करवाया। और ये टेंपल कब तक चला? 70 AD तक, सेकेंड टेंपल। 70 AD तक ये टेंपल अपनी जगह सलामत रहा। 70 AD में क्या हुआ? 70 AD में रोमन्स ने वापस से इस टेंपल को डिस्ट्रॉय कर दिया। पहली बार किसने डिस्ट्रॉय किया था फर्स्ट टेंपल को? बेबीलोनियंस ने। दूसरी बार डिस्ट्रॉय किसने किया? रोमन्स ने 70 AD में आके। अब देखिए रोमन्स क्या है कि रोमन्स का हमको अगर आप ये हम बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि रिलीजन क्रिश्चियन था, क्रिश्चियनिटी उनका रिलीजन था, लेकिन ऐसा नहीं है। 310 AD में लगभग कॉन्स्टेंटिन वन जब आए थे तब उन्होंने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट की थी। उससे पहले डिफरेंट रिलीजन था रोमन्स का, और इसलिए उन्होंने ज्यूस को परसिक्यूट किया और टेंपल भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ज्यूस इनफैक्ट फेस परसिक्यूशन इन ऑल यूरोपियन कंट्रीज। इसका आपको और ज्यादा भयावह जो रूप परसिक्यूशन का ज्यूस का मिला, ज्यूस जब से मतलब स्टार्ट होता है ज्यूस का परसिक्यूशन बेबीलोनियन से, और लास्ट जो परसिक्यूशन हुआ वो हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइप पे, जो हिटलर, उनके साथी हिमलर, उनके प्रोपोगेंडा के साथी जोसेफ गोबल्स, उनके एयर चीफ हरमन गोरिंग, इन लोगों ने किस तरीके से होलोकॉस्ट के टाइम पे ज्यूस को परसिक्यूट किया। तो ये जो ज्यूस के परसिक्यूशन का इतिहास है और जो ज्यूस ने सहा है, वो लगभग लगभग 2000 साल का परसिक्यूशन
ज्यूज ने झेला है, और एग्जाइल करते गए। जिसने प्रोसिक्यूट किया भागे, कभी अमेरिका भागे, कभी रशिया भागे, इथियोपिया भागे, इजिप्ट भागे, मतलब ये लोग भागते रहे। जो इनका ओरिजिनल लैंड था, जो डिस्प्यूट है अभी, वो इस बात पे है कि अब्राहम ने हमें ये डेजिग्नेटेड लैंड दिया था, लेकिन हमारा परसिक्यूशन होता रहा, हमें इस लैंड को छोड़ के जाना पड़ा, लेकिन हमें अपना मेन लैंड वापस चाहिए। ये मैं आपको 1948 के पहले की कहानी बता रहा हूँ। 1948 में तो इजराइल स्टेट बन ही गया। वो हम धीरे धीरे, मैं आपको एंशियंट से आपको आगे, जैसे जैसे हम मॉडर्न पे आते जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ते जाएंगे हर चीज, क्योंकि एंशियंट में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तो उसका कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि वो पूछा नहीं जाएगा और आप कंफ्यूज और होंगे। इसलिए आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। और जैसे जैसे हम मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो हर चीज हम फिर डिटेल में पढ़ते जाएंगे। क्रूसेड्स के दौरान, क्रूसेड्स के बीच हुए थे मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में, लेकिन ज्यूज को दोनों के हाथों ही प्रोसिक्यूशन झेलना पड़ा उस टाइम पे भी। इन 1290 किंग एडवर्ड वन, किंग एडवर्ड वन इशूड एन एडिक्ट। मैं आपको ये पूरी सीरीज बता रहा हूँ कि कब कब इनका प्रोसिक्यूशन हुआ, कब कब इनको एग्जाम में भेजा गया, कब कब इन पे एट्रोसिटीज हुई। तो बेबीलोनिया का बता दिया मैंने आपको, बेबीलोनियंस ने इनको प्रोसिक्यूट किया, फर्स्ट टेम्पल तोड़ा, फिर रोमन्स ने सेकेंड टेम्पल तोड़ा। उसके बाद क्रूसेड्स में क्या हुआ, उसके बाद इन 1290 किंग एडवर्ड वन इशूड एन एडिक्ट एक्सपेलिंग ऑल ज्यूज फ्रॉम इंग्लैंड। मतलब आप हर जगह देखिए कि इनका हर कंट्री में, हर यूरोपियन कंट्री में परसिक्यूशन होता रहा। इन 1290 किंग एडवर्ड वन इशूड एन एडिक्ट expelling all the Jews from England following 200 years of persecution. Same edict was issued by King Ferdinand and Queen Isabella, resulting in thousands of Jews running away from Spain. इंग्लैंड के राजा ने भी एडिक्ट निकाला, स्पेन के राजा फर्डिनेंड और क्वीन इसाबेला ने भी एडिक्ट निकाला, जिससे कि ज्यूस को वापस उनकी कंट्री से निकाला गया। अब उसके बाद क्या होता है कि ज्यूस को भी लगेगा कि हमें भी रिफॉर्म होना चाहिए, हमें क्या गलती है। अच्छा, ज्यूस से ये लोग नफरत क्यों करते थे? ज्यूस से नफरत इसलिए क्या की गई कि कई लोग बोलते थे कि बच्चों का खून पीते हैं। फिर इनको क्राइस्ट की क्रूसिफिकेशन से कनेक्ट किया गया कि क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन में मेन रोल ज्यूस का ही था। वो जब मैं क्रिश्चियनिटी आपको बताऊंगा तब उसमें ये चीजें आएंगी कि ज्यूज और क्रिश्चियन में इश्यूज क्यों हुए। तो डेवलपमेंट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट इन जुडाइज्म designed to shift the lines between the modern world and the Asian religion by finding the new interpretation that accorded with the contemporary settings. रिफॉर्म मूवमेंट जो जुदाइज्म में हुआ, उनको लगा कि भाई हम बहुत पुराने ख्यालात में चल रहे हैं, बहुत कंजर्वेटिव है, हमें नए कंटेम्प्ररी वर्ल्ड के हिसाब से अपने इंटरप्रिटेशन करने पड़ेंगे चीजों के। तो ज्यूज में भी एक रिफॉर्म मूवमेंट आया, और साथ ही साथ जब कहीं रिफॉर्म होता है तो कहीं ऑर्थोडॉक्स मूवमेंट भी आता है, तो साथ साथ में ऑर्थोडॉक्स जुदाइज्म भी डेवलप हुआ। दोनों घड़े साथ साथ चल रहे हैं। ऑर्थोडॉक्स
Judaism also evolved in this period with a split forming between the Jews of Eastern Europe and that who belong to the Rhine area. ठीक है, जुडाइज्म में भी कई लोग प्रोग्रेसिव होना चाह रहे थे, कई लोग कंजर्वेटिव ही रहना चाहते थे। जब यूरोप में एनलाइटनमेंट पीरियड चला तो उससे ज्यूज में भी एनलाइटनमेंट आया। ज्यूज ने भी सोचा कि भाई हम क्यों परसिक्यूट होते रहे। तो 18 और 19 सेंचुरी में, एडी की बात कर रहा हूं मैं, एक इनका मूवमेंट आया जिसका नाम था हस्कलम, या इसको आप बोल सकते हैं Jewish Enlightenment. So the Jewish Enlightenment developed during the 18th and 19th century in keeping with the European Enlightenment ideals, frightened by the traditional Orthodox groups. ये रिफॉर्म मूवमेंट हस्कला जो था वो यूरोपियन आइडियल्स जो थे उस पे बेस्ड था और ऑर्थोडॉक्स जुडाइज्म के अगेंस्ट था। इन्होंने बोला कि भाई अब हमें मॉडर्न वर्ल्ड में रहना है तो हमें मॉडर्न सोसाइटी में असिमिलेट होना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें अपनी सोच में परिवर्तन की जरूरत है। अब जो ज्यूज एक्साइल कर गए थे इजराइल से, तो जब ये आइडियल्स आए, यूरोपियन आइडियल्स या जूइश रिफॉर्म मूवमेंट, तो इसमें पॉलिटिकल रिफॉर्म भी हुआ। पॉलिटिकल रिफॉर्म में, पॉलिटिकल एनलाइटनमेंट में क्या हुआ कि ये आवाज बढ़ी कि भाई हमें अपना मेनलैंड चाहिए वापस। अभी हम अपना लैंड को छोड़ के कहीं इंग्लैंड में रह रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई स्पेन में रह रहा है, कोई इथियोपिया, इजिप्ट, कहीं कहीं रह रहे हैं लोग, तो हमें अपना मेनलैंड चाहिए। तो एक ये पॉलिटिकल, आप बोल सकते हैं उसको, जागृति जागी ज्यूज में कि भाई अब हमें अपना खुद का लैंड चाहिए। अब खुद का लैंड जो था उनका, वो लगभग 16th सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर के पास था। ठीक है, ओटोमन एम्पायर मतलब टर्किश टर्किश लोगों के पास। तो पूरा जो पैलेस्टीन वाला एरिया है, इजराइल वाला एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा ऑटोमन एम्पायर के पास था उस समय, 18-19 सेंचुरी में। 16th सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर का राज था यहाँ। तो पॉलिटिकल एफर्ट्स वर मेड बाय ज्यूज in the newly created states after the dissolution of Ottoman Empire. Ottoman Empire कब खत्म हुई? 1922 में, जब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी और ओटोमन एम्पायर को दोनों को हरा दिया गया। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 1922 में ओटोमन एम्पायर खत्म हुई और उसके बाद ये एरिया, जो मिडिल ईस्ट वाला जो ओटोमन एम्पायर का एरिया था और जर्मनी का जो एरिया था, उसको ब्रिटेन फ्रांस के बीच में बांट दिया गया, ब्रिटेन फ्रांस और बेल्जियम के बीच में। तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में क्या हुआ कि जो 1919 में हुई, मैं आपको थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं, तो जो ओटोमन एम्पायर और जर्मनी का एरिया था, इनको 3 पार्ट में बांटा गया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए जो थे वो थे ओटोमन एम्पायर की जो जगह थी, उन पे कौन राज करेगा। क्लास बी और क्लास सी जर्मन रूल टेरिटरीज जो वर्ल्ड वॉर 1 से पहले थी,
उनको कैसे बांटा जाएगा, वो थे। तो ये वाला एरिया जो है, इजराइल वाला एरिया, अभी हम इसमें कंसंट्रेट करते हैं, ये मिला ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने 1948 तक यहाँ रूल किया। अब हम वापस से पीछे आ जाते हैं। तो जैसे ही ऑटोमन एम्पायर का खात्मा हुआ, तो ज्यूज में भी ये हुआ कि भाई हमें अपना मेनलैंड चाहिए। अब क्या होता है, हम 18-19 सेंचुरी से आ रहे हैं इसमें। तो जो ज्यूज रशिया में थे, हर कंट्री में ज्यूज फैले हुए हैं, ज्यूज जो रशिया में थे, तो उनमें एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म आया। उनको लगा कि जो नई रशियन डेमोक्रेसी है जार के बाद की, तो जार भी जार ने जो एब्डिकेट किया वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ, 1917 में लगभग। लेकिन 1905 में जो फर्स्ट रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन का फर्स्ट रेवोल्यूशन 1905 में हुआ था, सेकंड 1917 में हुआ। तो फर्स्ट रेवोल्यूशन के टाइम पे बहुत प्रोग्राम्स हुए, बहुत प्रोसिक्यूशन हुआ ज्यूज का, 1903 से लेकर 1905 तक। वो ज्यूज भी भटके इधर उधर कंट्रीज में चले गए, कुछ पोलैंड चले गए, कोई यूक्रेन चले गए। लेकिन ज्यूज को लगा कि भाई अब डेमोक्रेसी, कुछ हद तक डेमोक्रेसी आ रही है, तो हो सकता है रशियंस सुधर जाए। लेकिन वायलेंस इरप्ट हुई 1905 में, रशियन रेवोल्यूशन में, और इन सबको वापस से एग्जाइल करना पड़ा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ हस्कला आइडियल्स, द रिलेंटलेस वायलेंस इन रशिया, and increasing anti-Semitism provided strong impetus for Jewish national movement. जो कम्युनिटी या जो रेस पिछले 2-2.5 हजार सालों से प्रोसिक्यूट हो रही है, उसको 2-2.5 हजार साल लग गए अपना पॉलिटिकल एक्टिविज्म लाने में, अपने लिए एक जूइश स्टेट का ख्वाब देखने में। तो फ्रॉम दीज आइडियल्स arose a political movement in Jews which is called Zionism. वो क्या बोलते हैं? Zionism. जो इजराइल है या पैलेस्टीन बोल लीजिए उसको, इजराइल नाम तो 1948 में आया जब इजराइल स्टेट बनी, उससे पहले पैलेस्टीन ही बोलते थे। इंपॉर्टेंट क्यों था? बिकॉज पैलेस्टीन लाइड ऑन क्रॉस रोड्स बिटवीन एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। इट वॉज अ ट्रांजिट पॉइंट फॉर ट्रेडर्स। अब अभी भी देख लीजिए, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड अभी भी देखेंगे, तो मेजोरिटी 25 to 30% ट्रेड जो वर्ल्ड की होती है वो रेड सी से जाती है, सुएज कैनाल से पास होती है, नहीं तो पूरा अफ्रीका घूम के आना पड़ेगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट पे पड़ता था। जैसा मैंने आपको बताया कि पैलेस्टीन ऑटोमन एम्पायर के रूल में आया 16 सेंचुरी में, लगभग 1520 एडी में। तो ऑटोमन एम्पायर का जब रूल था, तो उसमें उनके एक बहुत बड़े किंग हुए, सुलेमान द मैग्निफिसेंट। उनके पीरियड में ज्यूस को कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही सुलेमान द मैग्निफिसेंट मरे, उसके बाद से ज्यूस को वहां भी परसिक्यूशन और एट्रोसिटीज झेलनी पड़ी। दिस टाइम ऑफ सोशल
and religious tolerance led to a boom in religious academics in Jewish communities and fostered the growth of Kabbalistic learning. मतलब रब्बीज के थ्रू लर्निंग का जो प्रोसेस है वो यहां से चालू हुआ. ज्यूस क्या करते थे बेसिकली? बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडर्स थे. मैं आपका ये सब बता के बेस बना रहा हूँ कि आपको इजराइल के बारे में चीजें पता हो कि क्या क्या हुआ. उसके बाद जब 1948 के बाद से चीजें हैं वो आपके लिए यूपीएससी के हिसाब से अहमियत रखती है. ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक बेस बनाने के लिए है. आपको एक स्टोरी पता हो कि भाई हुआ क्या ज्यूस के साथ. अब सीधे ही इजराइल में पढ़ाने लग जाऊंगा 1948 का वॉर, 1967 का वॉर, 1973 का योम किप्पूर वॉर, तो आपको ठीक है समझा दूंगा, मैं बता दूंगा, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. Jews' economy was fairly strong and Jews engaged in trade, crafts and worked as merchants. But during the 17th and 18th century, a steady decline took place as Palestine increasingly became a municipal backwater of a declining Ottoman Empire. 18th-19th century के आते आते ओटोमन एम्पायर डिक्लाइन होने लग गई और ओटोमन एम्पायर फिर पैलेस्टीन या इजराइल जो एरिया है उस पर उनका ध्यान ज्यादा कम हो गया या बंद हो गया, आप बोल सकते हैं. और इसी पीरियड में वहां बहुत सारी महामारियां फैली, प्लेग्स हुए हैं, अर्थक्वेक आए और बहुत लोग डिस्प्लेस हुए. Jewish communities led to further overcrowding in the area of Jerusalem. जो भी आसपास की जहां पे ज्यूस थे आसपास वो सब जेरूसलम की तरफ कूच करने लग गए क्योंकि वहां बेटर फैसिलिटीज थी वनस्पत दूसरी सिटीज के. तो Jewish community was mainly made up of traders, merchants who followed Jewish customs from around Mediterranean and including Spain. ये जितने भी ज्यूज आए यहाँ वो मेडिटेरेनियन एरिया और स्पेन से आए हुए ज्यूज थे. उनको हम बोलते हैं सेफार्डिक ज्यूज, जो कि स्पेन से आए हुए थे. उनको हम सेफार्डिक ज्यूज बोलते हैं. और जो राइन एरिया से आए हुए थे उनको हम बोलते हैं अश्केनाजी ज्यूज, जो राइन एरिया से आए हुए थे. जो भी इमिग्रेंट्स थे मोस्टली इजराइल में उनको हम बोलते हैं, और जो कि बहुत ओल्ड थे. ओल्ड क्यों थे इमिग्रेंट्स? वो इसलिए आए क्योंकि उनको लगा कि जब हमारा आखिरी टाइम है, मरने का टाइम है, तब हमें अपनी होली प्लेस पे होना चाहिए. तो उनको हम बोलते हैं ओल्ड यीशु, जो कि शुरुआत के माइग्रेंट्स थे इस एरिया में. परसिक्यूशन जब हुए तो ये बाहर चले गए, इजराइल में ज्यूज रहे नहीं. उसके बाद जब ये लौट रहे हैं वापस तो सबसे पहले शुरुआत में ओल्ड इशू वाले लोग आएंगे जो कि ओल्ड हैं, और वो इसलिए आए यार कि अब हमारा आखिरी समय है, हमें अपने जो मेजर रिलीजियस प्लेस है जेरूसलम वहां होना चाहिए. तो द ओल्ड इशू, द Jewish community was now impoverished with many living in derelict homes and relying on charitable money in Europe to maintain themselves. ओटोमन एम्पायर ने इनका ध्यान नहीं रखा, पानी की प्रॉब्लम थी, फैमिन, प्लेग सब आ रहे थे. तो ये जो कम्युनिटी थी बुजुर्ग ज्यूज की, वो जी इसके दम पे जो भी इनको मदद मिल रही थी यूरोप से. ठीक है.
1831 में इजिप्ट ने भी कोशिश करी पैलेस्टीन पे कब्जा करने की, लेकिन वापस से ऑटोमन एम्पायर ने उसको रिकैप्चर कर लिया। उसके बाद हम एक चीज ये देखेंगे कि यहाँ सेटलमेंट्स स्टार्ट कैसे हुए। अब ज्यूज तो सारे इधर उधर कंट्रीज में गए हुए हैं, धीरे धीरे वापस आना चालू हुए ज्यूज इसराइल में। यही दिक्कत है। मुसलमान या जो अरब्स हैं वो बोलते हैं कि भाई ठीक है, आपका 2,500-3,000 पहले होगा ही, लेकिन अब तो हम रह रहे हैं, आप हमारा राइट्स कैसे छीन सकते हो। ज्यूज बोलते हैं कि हमारा डेजिग्नेटेड लैंड है, जो अब्राहम ने हमें डेजिग्नेट किया था इन द फॉर्म ऑफ कानन, तो हमें तो वापस आना है, यही हमारा मेन लैंड है, हम यही बसेंगे आके। तो शुरुआत में ओल्ड इशू आना चालू हुए, बुजुर्ग लोग। उसके बाद जो कुछ मेन लोग हैं जिन्होंने सेटलमेंट्स चालू किए शुरुआत में, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है मोजेस मॉन्टेफेरे। मोजेस मॉन्टेफेरे वॉज अ वेल्दी ब्रिटिश Jew, ब्रिटिश था और Jew था, who served as a London sheriff under Queen Victoria and was among the first to make settlement in Israel. Moses Montefiore। उसके बाद they used fundings from American Jews, later with more immigrants coming into Israel area, the religious Jews population grew to 27,000, continuing development of new settlements। लगभग 27,000 ज्यूज आ गए। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 18 सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी की शुरुआत और 18th सेंचुरी का अंत। इसको हम बोलेंगे, जो भी जूस का एक बार बाहर निकलने के बाद जब वापस इमिग्रेशन होता है, तो उसको हम बोलते हैं, क्या नाम दिया है इन्होंने, आलिया। आप अगर पढ़े हैं इसराइल के बारे में तो आपने ये शब्द हो सकता है रेयरली सुना हो, लेकिन अगर आप डीप पढ़ेंगे तो ये आएगा। आलिया मतलब है कि न्यू वेव ऑफ इमिग्रेशन, वापस से जब जूस आ रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं आलिया। तो ऐसी आलिया की बहुत सारी वेव चली, लगभग 8 आलिया हो चुकी हैं। जो इन वर्ड मूवमेंट हो रहा है ज्यूस का, उसको हम बोलते हैं आलिया। तो इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे ज्यूज इजराइल में वापस लौटे, कितनी बार आलिया हुई। हर आलिया का जो डेमोग्राफी है, जो उनका कल्चर है, जो वो प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, वो डिफरेंट होता जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, शुरुआत के जो माइग्रेंट्स आए थे ओल्ड इशू, वो पुराने लोग थे, मतलब ओल्ड एज पीपल थे। वो इसलिए आए थे कि हम अब हमारा लास्ट टाइम है। फिर जो वेव आई, फिर वो कल्चरली थोड़ा सा ज्यादा मॉडर्न हुए, जो कि लेजर में बिलीव करते थे। तो वहां से ज्यूस का कल्चर थोड़ा चेंज हुआ। अब आप देख रहे हैं कि एक रिफॉर्मिस्ट है, एक ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स चाह रहे हैं जो हमारा जुडाइज्म का जो मतलब रिविजनिस्ट टेंडेंसीज है, या जो पुराने हमारे ख्यालात है वही रहे। जो रिफॉर्मिस्ट रिफॉर्म कर रहे हैं ज्यूस में, वो मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल जो मूवमेंट है इजराइल स्टेट के लिए, वो कैसे चालू हुआ। तो वो चालू हुआ, जो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म जूस का क्या कहलाता है, जायोनिज्म। तो राइज ऑफ जायोनिज्म हम पढ़ेंगे।
तो 1838 में क्या होता है, ये अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल एक्टिविज्म ज्यूइश स्टेट के लिए कैसे चालू हुआ। अभी तक हमने एक क्रक्स में मैं वापस से बात बता देता हूँ, जुदाइज्म की हमने हिस्ट्री पढ़ ली, फिर हमने ये देख लिया कि कैसे कैसे जीव को प्रोसिक्यूट किया गया, वापस भेजे गए। उसके बाद वापस इमिग्रेशन चालू हुआ जी उसका, उसको हम बोलते हैं आलिया। तो पहले एक रिलीजन एस्टेब्लिश हुआ, जहां एस्टेब्लिश हुआ वहां से उनको भगाया गया, भगाने के बाद वो वापस से आ रहे हैं, आना चालू हुए, तो उसको हमने बोला आलिया। अब जो ज्यूज बाहर हैं, जो ज्यूज इजराइल में भी हैं, वो मिलके एक जायनिस्ट मूवमेंट चालू करते हैं कि भाई अब केवल सेटलमेंट से काम नहीं चलेगा, हमें तो अपनी स्टेट चाहिए। ठीक है, तो 1838 में फर्स्ट रिपोर्ट वाज सॉट फ्रॉम द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड ऑन द कंडीशन ऑफ ज्यूज इन 1838 आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कॉन्सुलेट इन पैलेस्टीन। पैलेस्टीन में ब्रिटिश कॉन्सुलेट बना 1838 में, अभी ब्रिटिश के पास नहीं है। ठीक है, अभी ब्रिटिश के पास नहीं है, लेकिन अपना कॉन्सुलेट खोला हुआ है। देन ब्रिटिश अंडर द प्राइम मिनिस्टर डिजराइली, इनके प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश के डिजराइली। इमेजिन फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब जो थॉट प्रोसेस है वो डिजराइली का ही बोलते हैं कि फर्स्ट टाइम ही थॉट दैट देयर शुड बी अ जूइश कंट्री दैट वुड ऑपरेट एज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। तो पहली बार अब जो नेशन की फीलिंग थी इन लोगों में, वो तो आई जब ये लौट रहे थे लोग वापस अपने मेनलैंड की तरफ। नेशन से स्टेट बनाने की फीलिंग ये अब चालू हो रही है, जब डिजराइली ने स्टार्ट किया या चर्च ने स्कॉटलैंड की पहली रिपोर्ट ली कि ज्यूस की कैसी हालत है पैलेस्टीन में। उसके बाद इन 1891 अमेरिकन प्रोटेस्टेंट विलियम ब्लैकस्टोन, आप लिख रहे हैं, मुझे पता नहीं है, आप लिखना है तो आप लिख लीजिए। In 1891, American Protestant William Blackstone presented U.S. President Mr. Harrison with a petition signed by political, business, and religious leaders calling for the return of Palestine to the Jews. डिजराइली के बाद क्या हुआ, विलियम ब्लैकस्टोन ने यूएस प्रेसिडेंट हैरिसन को एक पेटिशन दिया जिसमें बोला गया कि पैलेस्टीन ज्यूज को वापस दिया जाए। उसके बाद 1834 में इनके एक रब्बी हुए अल कली करके, हो सकता है आप कभी एसए में भी आ जाए या आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए, या एक आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि पॉलिटिकल मूवमेंट या एक स्टेट फॉर्मेशन की मूवमेंट में कैसे कैसे आगे बढ़े ये लोग। पहला हमने पढ़ा डिजराइली, फिर देखा हमने ब्लैकस्टोन ने हैरिसन को दिया एक पेटिशन की भाई जो स्टेट बनाओ। उसके बाद इनके एक रबी थे अल-कली करके, उन्होंने जितने भी ज्यूज हैं उनको एड्रेस किया और बोला कि जितने भी ज्यूज वर्ल्ड वाइड है वो वापस से इजराइल आए हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, और एक ज्यूइश स्टेट का फॉर्मेशन करें। इसके लिए कुछ कुछ जर्नल्स या आप बोल सकते हैं न्यूज़पेपर मैगजीन्स भी छापी गई, जिसमें से इंपॉर्टेंट थी पहली सीकिंग जियोन,
और सेकंड थी रोम जेरूसलम। ये दो आपके पब्लिश टेक्स्ट थे, जिससे कि लोगों में एक प्रेरणा ये जागृत कर रहे थे कि भाई आपको ज्यूइश स्टेट के फॉर्मेशन के लिए काम करना पड़ेगा। और जितने भी ज्यूज है वर्ल्ड वाइड, वो वापस से अपने लैंड इजराइल जाए, प्रॉपर्टी बाय करें और वहां सेटल हो जाए। These calls heralded the rise of many small Zionist organizations which began to consider a return to Zion as a political option for Jews. जब ये तीन चार चीजें हुई, डिजराइली, ब्लैकस्टोन, अल्कली और ये टेक्स्ट सीकिंग जियॉन, रोम जेरूसलम, ये सब पढ़ के लोगों में एक जागृति आई और बहुत सारी छोटी छोटी जायोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप हुई जो कि एम करती थी एक ज्यूइश स्टेट के फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद 19th सेंचुरी के एंड में और 19th सेंचुरी की शुरुआत में रशिया में बहुत पोग्राम्स हुए। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन की टाइम पे बहुत पोग्राम्स हुए और जो भी ज्यूस थे रशिया के, वो कुछ यूएस भाग गए, कुछ साउथ अमेरिका भाग गए, कुछ कनाडा भाग गए। तो आप देखेंगे पूरे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप में ज्यूज एग्जाइल थे, अपने लैंड से बाहर निकले हुए थे। तो जब ये प्रोग्राम चालू हुए तो हमारा पीरियड आता है फर्स्ट आलिया का, मतलब फर्स्ट इमिग्रेशन ऑफ ज्यूज इनटू द मेन लैंड ऑफ इजराइल, फर्स्ट आलिया। ये कब से कब तक हुई? 1881 से 1904 तक। ये इन माइग्रेशन जो वापस से इजराइल में चालू हुआ। Jewish immigration from the diaspora to the land of Israel को हम बोलते हैं आलिया। ठीक है, 1903 से लेके 1906 तक जो पोग्राम्स हुए रशिया में, they were more lethal than those of 1880s. The 1903 program in Kishinev area क्या हुआ था? किशिनेव रशिया में। Kishinev area was a well laid out plan on the Easter day and mobs were led by priests with the cry to kill the Jews. 1903 के प्रोग्राम्स में ज्यूस को स्लॉटर किया गया। न्यू इनहैबिटेंट्स dependent on the lives of rich benefactors to make the pioneering projects succeed. और रिच बेनिफिटर्स कौन थे? जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे फर्स्ट सेटलमेंट करे थे मॉन्टेफिर ने, फिर बैरॉन रॉथशिल्ड थे, बैरॉन हर्स्ट थे। तो उनके मैं नाम लिख देता हूँ, ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तो जो ज्यूज वापस आने लग गए वो किन पे डिपेंडेंट होने लग गए? जो वहां के रिच ज्यूज थे। उनमें मॉन्टेफिरे था जो मैंने आपको नाम बताया, फिर आपके बैरॉन हर्स्ट, और बैरॉन रॉथशिल्ड। इन लोगों पे जो नए ज्यूज आए वो डिपेंडेंट होने लग गए फंडिंग के लिए कि भाई हम तो अपना जहाँ बाहर एग्जाइल थे इतने सालों से, वो तो हम छोड़ के आ गए, अब यहाँ है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो हमें फंड्स तो लगेंगे, हमें हेल्प लगेगी, हम सेटल कैसे हो, हम लैंड कैसे खरीदें। तो उसके लिए इन लोगों ने फंडिंग करी सेटलमेंट्स के लिए और लैंड परचेजेस के लिए,
लैंड परचेज किससे कर रहे थे? ये अरब से कर रहे थे। अरब पहले से रह रहे थे वहां। उसके बाद वापस से ज्यूस का इन माइग्रेशन चालू हुआ, और फिर इन्होंने लैंड खरीदना स्टार्ट करी अरब जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स उनसे। और जो भी अभी भी इशू आता है इनका, तो ये इन लोगों के पास बाकायदा जीस के पास पेपर है कि हमने इलीगल सेटलमेंट तो करा ही नहीं, हमने तो खरीदा है इन लोगों से, अरब से। अराउंड 35,000 Jews arrived in the फर्स्ट आलिया। फर्स्ट आलिया मतलब 1881 से 1904 तक दे माइग्रेटेड टू देयर ओरिजिनल लैंड। ठीक है, तो फर्स्ट आलिया में लगभग 35,000 लोग आए, और 35,000 लोग आने के बाद इजराइल की आबादी हो गई, सॉरी ज्यूस की आबादी होगी पैलेस्टीन में लगभग 55,000। तो आप ये देखिए कि धीरे धीरे आ रहे हैं। शुरुआत में बहुत कम थे, सब बाहर गए हुए थे, फिर ओल्ड इश्यू आए, फिर उसके बाद फर्स्ट आलिया का इन माइग्रेशन हुआ जिसमें कि 35,000 यूज आए। तो हम वापस से ज़ायनिस्ट मूवमेंट पे आते हैं। ड्यूरिंग 1894-95 हुआ क्या कि एक कैप्टन था फ्रेंच आर्मी में जिनका नाम था एल्फ्रेड ड्रेफस। ये एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है। अल्फ्रेड ड्रेफस जो कि कैप्टन थे फ्रेंच आर्मी में, लेकिन थे ज्यू। सो ही वाज कन्विक्टेड ऑफ अ ट्रीजन एंड सेंटेंस टू डेविल्स आइलैंड। और इनको ट्रीजन के लिए जो कन्विक्ट किया गया वो गलत किया गया था। तो ये एक भावना फैली कि भाई ज्यूस को जानबूझ के कन्विक्ट किया जा रहा है, जबकि इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन आर्मी में है ज्यू कोई, उसके बाद भी उसको कन्विक्ट किया जा रहा है क्योंकि केवल वो ज्यू है। उनको एक्सोनरेट कर दिया गया था 1906 में, बट द ट्रायल एंड एंटीसेमिटिज्म व्हिच अकम्पनीड it showed that even France, the very incubator for the belief that all men were equal, was subject to unremitting prejudice towards Jews। मतलब जो फ्रांस अपनी इक्वालिटी जस्टिस की बातें करता है, वो फ्रांस भी अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, अपने जो आइडियल्स हैं, उस पर खरा नहीं उतर रहा और ज्यूस के अगेंस्ट काम कर रहा है। Realizing that Zionism offered the only real political solution for Jewish people, who would forever be considered pariahs within other nation states. In Switzerland in 1897, World Zionist Organization was formed by Theodore Herzl। क्या नाम था इनका? थियोडरे। अब देखिए एफर्ट तो चल रहे हैं। 1838 में चाइना, सॉरी स्कॉटलैंड की चर्च से भी रिपोर्ट मांगी गई कि भाई, स्कॉटलैंड की चर्च ने रिपोर्ट मांगी ब्रिटिश कॉन्सुलेट से कि ज्यूस की हालत कैसी है। फिर डिजराइली ने भी इतना जूस स्टेट का वो रखा। फिर अल्कली ने भी, जो रबी थे, उन्होंने भी बोला कि भाई जूस स्टेट बननी चाहिए। उसके बाद जाके 1897 में ये वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी, जो कि थियोडरे हर्जल ने बनाई थी। So with Herzl's guidance, Zionism became an internationally recognized political movement। अब हमने ज्यूस की तो बात कर ली, इन्होंने अपनी 1897 में
ये बहुत इंपॉर्टेंट ओकेजन है वर्ल्ड ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन का। पर हम केवल अभी ज्यूस की बात कर रहे हैं। हम पैलेस्टीन में जो मुसलमान हैं उनकी अभी हमने बात नहीं करी, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस चीज को। देखिए, एक मैं अपने घर में रह रहा हूँ, मेरा घर 2000 साल पहले किसी और का हुआ करता था, लेकिन अब तो मैं रह रहा हूँ। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई जो 2000 साल पहले रहते थे वो भी तुम्हारे घर में आके रहेंगे। अब जो घर में आ रहे हैं वो चाहते हैं कि ये घर हमारा ही हो जाए वापस से। तो वो अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन मेरा घर जिसमें मैं अभी रह रहा हूँ, मैं भी तो कुछ एफर्ट करूंगा कि भाई मेरी जगह तो मेरे को तो मिले, या मेरे को आधी जगह तो मिले, या मुझे अपने राइट्स तो मिले। तो पैलेस्टीन was not operating in a vacuum. For the Ottoman Empire, for the Ottoman authorities who had been at war with the Russian Empire for 200 years, led to sudden influx of Russian immigrants in the late 19th century. जो मैंने आपको बताया कि रशिया से इमिग्रेंट्स वापस से आने लग गए इजराइल में। और जूश माइग्रेशन जब 1903-06 के रशिया में पोग्राम्स हुए तो और बढ़ता गया, और जैसे ही बढ़ता गया तो ये ओटोमन अथॉरिटीज को बर्डन कर रहे थे। भाई अब एक घर में 5 लोग रहते हैं, अब आके 10 लोग रहने लग गए, और 10 लोग रहने लग गए, 5 एक रिलीजन के, 5 दूसरे रिलीजन के, आपस में भी रिलीजियस क्लैशेस है। तो जो अथॉरिटी है उस पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। तो Ottoman Empire burdened over it, and when World War One broke out with Russia and Turkey on opposing sides, रशिया और टर्की अलग अलग साइड पे थे, टर्की जर्मनी एक साइड थे, रशिया फ्रांस ब्रिटेन एक साइड पे थे, और इटली भी था उस समय साथ में। अब एक चीज और बताओ आपको, ये कंफ्यूजन आप कभी मत रखिएगा। वर्ल्ड वॉर वन में इटली साथ था ब्रिटेन फ्रांस और रशिया के, लेकिन क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस में इटली को लगा कि भाई वर्ल्ड वॉर वन हमने इनके साथ जीता, लेकिन हमें अपना आ, जो हम डिजर्व करते थे वो हमें ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस से नहीं मिला। तो इटली एंटेगोनाइज होना चालू हुआ, और कहीं ना कहीं एक रीजन वो भी था वर्ल्ड वॉर टू में उसका जर्मनी की साइड से शामिल होने का, कहीं ना कहीं। क्योंकि जर्मनी को तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस में ये बोल दिया गया था कि आप 1 लाख से ज्यादा आर्मी रख नहीं सकते, राइनलैंड आपको डीमिलिटराइज करना पड़ेगा। पूरा गिल्ट वर्ल्ड वॉर वन का जर्मनी पे डाल दिया गया। तो इटली को जितना रिसेंटमेंट था ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस से कि जीतने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला, उससे कहीं ज्यादा रिसेंटमेंट जर्मनी को भी था, क्योंकि उन्हें अकेले ही वॉर गिल्टी घोषित किया गया कि तुम्हारे कारण ही वर्ल्ड वॉर वन हुआ है। वर्ल्ड वॉर वन आपको पता है क्यों हुआ था, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या था, क्या वो वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे करेंगे। तो when World War One broke out with Russia and Turkey on opposing sides, entry permits for Russian Jews were stopped. रशिया से जो ज्यूज आ रहे थे अभी तक प्रोग्राम के 1903 से 06 में जो प्रोग्राम्स हुए उसके वक्त तो आए ज्यूज, तो तब तो अलाउड था। लेकिन जैसे वर्ल्ड वॉर वन चालू हुआ तो टर्की या ओटोमन एम्पायर और रशिया अपोजिंग साइड से लड़ रहे हैं, तो रशिया से जो ज्यूज आ रहे थे वो ओटोमन एम्पायर ने रोक दिए कि भाई अब हम आने ही नहीं देंगे ज्यूज को। उसके बाद वहां के जो मुफ्ती थे मुसलमानों के इजराइल में, उन्होंने भी इनके अगेंस्ट बोलना चालू कर दिया कि ये ज्यूज हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ज्यूज यहाँ के हमारी लैंड की एनक्रोचमेंट कर रहे हैं, हमारी लैंड खरीद रहे हैं। तो आपस में ज्यूज और अरब्स में एक डिस्टरबेंस चालू हुआ, क्योंकि इतने सारे ज्यूज आ गए। शुरुआत में कम थे तो अरब्स को उतना फर्क नहीं पड़ रहा था,
लेकिन जैसे जैसे इनका फर्स्ट आलिया में 55,000 की जब आबादी हुई तो आपस में टेंशन क्रिएट होने लगता है दोनों अरब और ज्यूज में। उसके बाद क्या होता है कि जब ये देखा है इन्होंने कि भाई जू अपनी स्टेट मांग रहा है, तो अरब्स में भी नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया कि भाई मेरा नेशन था ये, तो तुम कैसे आ गए? 2000 साल पहले होगा तुम्हारा नेशन, अब थोड़ी ये तुम्हारा नेशन है। तो अरब नेशनलिज्म भी फर्वर लेने लग गया। अरब नेशनलिज्म स्प्रेड एज अ मूवमेंट थ्रू आउट द लेवांट एंड इराक एरिया, एंड फाइनली the end of Ottoman Empire in 1922 created new opportunities for Arab। ठीक है, देखो इसमें चीज क्या है कि ओटोमन एम्पायर ने जो इसराइल का एरिया है उस पर रूल कर रहा है। ओटोमन एम्पायर क्या है? टर्किश है। अरब चाहते हैं कि इनसे हमें आजादी मिले, उसके लिए अरब नेशनलिस्ट मूवमेंट चालू हुआ। जब ओटोमन एम्पायर खत्म हुआ 1922 में, तो उसके बाद जितने भी अरब कंट्री, अरब नेशंस थे, उनको मौका मिला स्टेट्स में कन्वर्ट होने का। तो वही वैसी स्टेट पैलेस्टीन में जो अरब थे वो चाहते थे कि इस स्टेट को पैलेस्टीन बनाया जाए, ये हमारा मुसलमानों का एरिया है, अरब्स का एरिया है। तो दोनों मूवमेंट चल रहे हैं, अरब नेशनलिज्म भी चल रहा है और ज्यू स्टेट का फॉर्मेशन की बात भी चल रही है। तो दोनों वॉरिंग कम्युनिटीज हैं एक दूसरे से, जो एक ही एरिया में है लेकिन चाहती है कि हमारा स्टेट बने। अरब चाहते हैं कि हमारा स्टेट बने। इसके बाद क्या होता है, हमने मैं थोड़ा सा आगे पीछे होकर चल रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा सीक्वेंस समझना है। मैं एकदम से 1903-04 से आपका 1922 में पहुंच गया, क्योंकि ओटोमन एम्पायर के अपरूट होने के बाद अरब नेशनलिज्म कैसे बना वो मैं बताना चाहता था आपको। अब हम देखेंगे इसमें फर्स्ट वेव ऑफ माइग्रेशन जूस का हुआ, फर्स्ट आलिया हुआ 1881 से 1904 में। अब आएगा पीरियड सेकंड आलिया का। सेकंड आलिया कब से चालू होगा? 1904 से 1914 तक। The immigrants in this area embraced a new Hebrew ideology, or you can say culture, converting Hebrew from the language of prayer and sacred text into the language of Hebrew culture, and beyond that into the language of street and home, was one of the Zionist movement's most significant achievements। मतलब जो सेकंड वेव आई है कि वो बाहर से आ रही थी, बाहर मॉडर्न कंट्रीज से आ रही है, यूएस से आ रही है, फ्रांस से आ रही है, ब्रिटेन से आ रही है, नए आइडियाज लेके आ रही है। तो हिब्रू लैंग्वेज को इन्होंने अपनी डे टू डे लैंग्वेज, डे टू डे कल्चर में इंप्लीमेंट किया, ना कि केवल ये एक लैंग्वेज प्रेयर के लिए रहे, केवल रिलीजन के लिए नहीं, ये एक हमारा डेली कल्चर में ये चीज हिब्रू लैंग्वेज यूज हो। Ginsburg preached cultural Zionism in arguing that Jews should create a Jewish state. Ultimately, members of the second and third Aliyah sought to unite both ideas, creating folk music, dances, and Hebrew literature celebrating a Jewish state। यही मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे पहले ओल्ड इशू आए, फिर नई वेव आई, तो जैसे जैसे नई वेव आ रही थी, ये लोग मॉडर्निटी की तरफ बढ़ रहे थे, जितने लोग आ रहे थे, और डांस, सिनेमा, लेजर, इन सब में इनका पार्टिसिपेशन बढ़ता गया। Zionist economic development in the first years of the 20th century continued to focus on agriculture and the building of new communities। In 1909, Tel Aviv की चीज और मैं आपको इसमें बताऊं, एक बार इसकी ज्योग्राफी भी मैं आपको
बताना चाहता हूँ। देखो ये एक बार आप कंट्रीज का सिटीज का वो देख लीजिए। ये यहाँ हाइफा है, हाइफा सिटी। फिर उसके बाद अगर आप नीचे मूव करेंगे तो लगभग यहाँ आपको तेल अवीव मिलेगा। तेल अवीव में ही सारी जो अ, आपकी कॉन्सुलेट्स है, ये जितनी भी एम्बेसीज हैं, वो सारी तेल अवीव में ही है। रिसेंटली ट्रम्प गवर्नमेंट ने जो उनकी तेल अवीव में जो एम्बेसी थी उसको शिफ्ट कर दिया जेरूसलम। और उसका सिंबॉलिक मीनिंग एक ये था कि यूएसए रिकॉग्नाइज करता है कि जेरूसलम इज अ पार्ट ऑफ इजराइल। वैसे जेरूसलम वेस्ट बैंक के अंदर आता है इस समय, जो कि एक अरब टेरिटरी है। वेस्ट बैंक पे अभी कौन राज कर रहा है? चलो अब नेक्स्ट क्लास में मैं वापस से हिस्ट्री चालू करूंगा सेकेंड आलिया से। आपको मैं थोड़ा सा अभी करंट का मैं बेसिक बता देता हूँ, क्या चक्कर क्या चल रहा है। देखो 1948 में इसराइल की स्टेट बनी। ठीक है, इसराइल की स्टेट का फॉर्मेशन भी हम जैसे जैसे आएंगे, अभी हम फर्स्ट आलिया तक आ गए 1904 से 14 तक, अभी हमें 48 तक कवर करना बाकी है कि उस पीरियड के बीच में क्या क्या हुआ। लेकिन आप ये समझ लीजिए 48 में इसराइल स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। अच्छा ये वाला, एक मिनट में आपको ये मैप में पहले बता दूं। यहाँ तेल अवीव सिटी है, फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट सिटी आती है इनकी अशदोद। ठीक है, हो सकता है कभी आपसे प्रीलिम्स में नॉर्थ टू साउथ सिटीज ही पूछ ली रहेगी, इतना हॉट टॉपिक है, कुछ भी पूछ सकता है। फिर आता है यहाँ गाजा। ये गाजा स्ट्रिप है, और ये जो बॉर्डर है इसको हम बोलते हैं इजिप्ट के साथ राफा बॉर्डर। ठीक है, ये गाजा स्ट्रिप जो है उसमें 2006 से हमास रूल करता है। दो धड़े हैं पैलेस्टीन के जो पॉलिटिकल धड़े हैं, एक है हमास और एक है फतह। एक है हमास और एक है फतह। इनके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ये अभी मैं बस आपको बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ। इसराइल में इसराइल गवर्नमेंट है, वेस्ट बैंक में फतह की गवर्नमेंट है। गाजा स्ट्रिप पे भी फतह इसराइल का कब्जा था, जो कि इन्होंने गाजा स्ट्रिप को इजिप्ट से कब्जे में लिया था। 2005 में इन्होंने वो कब्जा छोड़ा इसराइल ने, और हमास वहां इलेक्शन जीता गाजा स्ट्रिप में। हमास का रिलेशन ईरान से है। ठीक है, फतह का रिलेशन इसराइल ईरान से नहीं है। फतह का जो गवर्नमेंट है वेस्ट बैंक में उसको हम बोलते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, पीके। फतह की जो गवर्नमेंट है यहाँ उसको हम बोलते हैं पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। और यहाँ गाजा स्ट्रिप में हमास की गवर्नमेंट है, जो कि अभी वहाँ वॉर चल रहा है हमास और इसराइल के बीच में, और वो क्लियर अप हो सकता है पूरा रीजनल वॉर में अगर ईरान इन्वॉल्व हो गया तो। अब देखिए, पहले एक बार ज्योग्राफी क्लियर करना है इसकी। ठीक है, ये मैंने आपको कोस्ट की सिटीज बता दी। उसके बाद ये लेक तिब्रिस है। ये लेक तिब्रिस है, ये डेड सी है। ठीक है, फिर यहाँ की जो मेन सिटीज है, ये जो आपको ये हल्का सा ये बॉर्डर सा छोटा सा एरिया दिख रहा है, ये वाला पार्ट,
ये डिस्प्यूटेड एरिया है जेरूसलम का, ठीक है। जेरूसलम के नीचे एक सिटी है बैथलहम करके। बैथलहम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जीसस क्राइस्ट का वहां जन्म हुआ बैथलहम। और जेरूसलम में आके उनका क्रूसिफिकेशन हुआ। एक इंपॉर्टेंट सिटी और नीचे है इसकी, हेब्रोन। ये इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इसराइल, ठीक है। अब देखिए आप, जो रीसेंट करंट न्यूज है वो क्या है कि अक्टूबर 7 को हमास ने इसराइल पे हमला बोला। अच्छा, अक्टूबर 7 इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखता है? जुदाइज्म में बोला जाता है कि वर्ल्ड, या उनके अकॉर्डिंग वर्ल्ड का जो ओरिजिन हुआ वो हुआ 7 अक्टूबर 3761। अक्टूबर 7 3761 BC में ये बोलते हैं कि ये जूस के लिए वर्ल्ड का ओरिजिन है। यही डेट मुसलमानों ने चुनी 2023 में हमला करने के लिए इसराइल पे, कि भाई जिस समय तुम बोलते हो कि तुम्हारा ओरिजिन हुआ है वर्ल्ड का, उस समय हम तुम्हें खत्म कर देंगे। तो ये स्ट्रेटेजिक डेट अक्टूबर 7 इसलिए चुनी गई। अच्छा, 1948 में जब जूश स्टेट बनी तो सबसे पहला कंट्री इसको रिकॉग्नाइज करने वाला कौन था इसराइल को? यूएस, सबसे पहला कंट्री। अच्छा, अब रिकॉग्नाइज क्यों कर रहा है यूएस? यूएस को दोनों वर्ल्ड वॉर्स में, वर्ल्ड वॉर 1 बोल लीजिए या वर्ल्ड वॉर 2 बोल लीजिए, उसमें अलाइज की जरूरत थी। और इजिप्ट और सीरिया, ये दो कंट्रीज थे इजिप्ट और सीरिया जो कि रशियन, प्रो रशियन थे। यूएसए चाहता था कि वेस्ट एशिया में कम्युनिज्म ना फैले, इसलिए उसको वेस्ट एशिया में अलाय चाहिए था। और इसराइल उसका एक नेचुरल अलाय बन के आए। अब नेचुरल अलाय क्या होता है? अब आप देखिए नेचुरल अलाय क्या होगा कि आप अगर दो दोस्त हो तो आप किसी से एक नेचुरल कनेक्ट फील करते हो। वो कनेक्ट कैसे बनता है? आपके एसेंशियल जो बेसिक टेनेट्स होते हैं आपकी सोच के, आपके एटीट्यूड के, वो अगर मैच करते हैं, आपकी वाइब मैच करती है, तो आप बोलते हैं कि नेचुरली मेरे से इसका एक कनेक्शन है। तो दो कंट्रीज में कनेक्शन कैसे एस्टेब्लिश होगा? जब वो दोनों डेमोक्रेसीज होंगी। अगर आपसे किसी भी कंट्री के बारे में, ये शायद मेरे साथ 2010 या 11 में मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इज इजराइल इंडियाज नेचुरल अलाय और नॉट, एंड इफ यस देन व्हाई। तो नेचुरल अलाय तभी होता है जब आपके बेसिक टेनेट्स जो है, पॉलिटिकल आइडियाज, ह्यूमन राइट्स के आइडियाज, जुडिशरी के आइडियाज, वो सेम हो। तो आप देखिए आप कि एक लिबरल डेमोक्रेसी है इसराइल। इसराइल में इसराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? नेसेट। नेसेट में 120 सीटें होती है। और इतनी सारी वहाँ ज़ायोनिस्ट और नॉन ज़ायोनिस्ट पार्टीज है, इतनी सारी पार्टीज है कि वोट शेयर सबका बहुत फ्रेगमेंटेड है। तो एक कोई पार्टी
का मेजोरिटी नहीं आ पाती, बहुत सारी पार्टीज मिलके कोलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं। जैसा कि अभी नेतन्याहू की यूकिड पार्टी है, उसने भी ज़ायनिस्ट पार्टीज के साथ मिलके कोलिशन बना रखा है। तो देखिए, जब आप पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम देखते हैं तो आप धड़े देखते हैं, एक साइड होता है राइट, एक साइड होता है लेफ्ट, और बीच में होता है सेंटर। ठीक है, तो राइटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो होंगी आपकी ज़ायनिस्ट या ल्यूकिड पार्टी, तो नेतन्याहू राइटिस्ट है। ठीक है, कुछ सेंट्रिस्ट पार्टीज होंगी और कुछ लेफ्टिस्ट पार्टीज होंगी, लेफ्टिस्ट मतलब कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम होता है, तो ये बिल्कुल अपोजिट एंड्स पे बैठे रहते हैं, राइट और लेफ्ट। इसलिए आप देखेंगे कि इंडिया में भी बीजेपी जो राइटिस्ट है, उसकी लेफ्ट से सीपीआईएम या सीपीआईएमएल किसी से भी नहीं बनती कभी। ठीक है, और वही नेसेट 120 वाली अपना एक प्रेसिडेंट चुनती है। अब यूएस को अलाइज चाहिए था, पहली चीज ये, यूएस में एक बहुत प्रो इजरायली लॉबी है, जो कि मतलब अमेरिकन को प्रो इजराइल बनाने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाती है। फिर ट्रेड, $50 बिलियन की ट्रेड दोनों तरफ की, इन दोनों कंट्रीज के बीच में है। ठीक है, दोनों कंट्रीज के बीच में जॉइंट डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, लगभग $3.8 बिलियन यूएसए देता है हर साल इसराइल को, जो कि उसका 15 से 20% बजट है डिफेंस का, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए। यूएस फंड करता है इसराइल की डिफेंस को, जॉइंट डिफेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलते हैं। फिर पॉलिटिक्स में, यूएस की पॉलिटिक्स में ज्यूस का बहुत बड़ा रोल है, फंडिंग में बहुत बड़ा रोल है। जितने बड़े बड़े बिजनेस है आप देखिए, फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग हो गए, और ये लैरी पेज, ये सारे ज्यूस है। जितनी भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप वर्ल्ड का जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम या डेटा है, आप ये समझिए वर्ल्ड का पूरा डेटा ज्यूस के हाथों में है इस समय। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंस रखता है यूएस के लिए। मतलब गूगल के पास, फेसबुक के पास, इनके पास पूरा एआई के थ्रू पूरा डेटा है, हर इंडिविजुअल का, जो भी इनके मेंबर्स हैं, फिशिंग करते हैं, जैसा भी। तो ज्यूज बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं यूएस के लिए। 1948 में फर्स्ट कंट्री था यूएस रिकॉग्नाइज करने वाला इसराइल को। लेकिन शुरुआत के जो 20 साल थे, आप ये बोल लीजिए 1948 से लेके 1970 तक, रिलेशंस थोड़े फ्रॉड रहे, मतलब ज्यादा अच्छे नहीं रहे रिलेशन यूएस इसराइल के। उसका कारण क्या है? उसका पहला कारण तो आप देख सकते हैं कि सुएज कैनाल क्राइसिस जो हुई, उसमें इसराइल ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलके जो किया, वो यूएस को, मतलब सुएज कैनाल पे कब्जा कर लिया, वो यूएस को नागवार था, वो इशू रहे। फिर उसके बाद उस टाइम पे यूएस बहुत ज्यादा वियतनाम वॉर में बॉक्ड डाउन था। जब 1960s के एंड में जब वियतनाम से निकला यूएस, तो उसको एक अलाई की जरूरत थी, और वो अलाई मिला इसराइल के फॉर्म में। कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने 60s में इसराइल को बोलते हैं कि अनऑफिशियल न्यूक्लियर पावर है। तो कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी शक था कि भाई कहीं ये न्यूक्लियर पावर न बन जाए, उस कारण भी तीनों के रिश्ते शुरुआत में सही नहीं रहे। तो ये 20 साल लगभग रिश्ते सही नहीं रहे, लेकिन वियतनाम वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद से ये रिश्तों में सुधार आया, और कैंप डेविड अकॉर्ड्स हुए, जिमी कार्टर ने बहुत अहम भूमिका निभाई। तो 1973 का जो योम किपुर वॉर था, उसके बाद से यूएस ने इनको मिलिट्री सपोर्ट करना चालू किया है। 1967 के वॉर में भी, जो 6 डे वॉर बोलते हैं उसको, उस 1967 के 6 डे वॉर में भी यूएस ने कोई मदद नहीं की थी। लेकिन 6 दिन में इन्होंने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन को हरा दिया था।
और जब यूएस ने देखा कि ये कंट्री इजिप्ट सीरिया और जॉर्डन को, जो इजिप्ट सीरिया रशिया प्रो रशियन है, तो यूएस को लगा कि भाई वेस्ट एशिया में तो इजरायली हमें बचा सकता है कम्युनिज्म के फैलने से, इसलिए प्रो इजराइल ये 1948 के 2 डिकेड्स के बाद यूएस से इजराइल रिलेशन बहुत ही शानदार रहे हैं। और रिपब्लिकन्स हो चाहे डेमोक्रेट्स हो, दोनों धड़े यूएस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के दोनों प्रो इजराइल। फिर बीच बीच में जब आगे हम पढ़ेंगे इसराइल यूएस के बारे में, इसराइल ईरान के बारे में, इसराइल सऊदी अरेबिया के बारे में, तो आपको ये भी बताऊंगा मैं कि थोड़ी सी पर्सनालिटी, प्राइम मिनिस्टर्स की पर्सनालिटी प्रॉब्लम भी रही है। जैसे एरियस शेरोन जो 2004 तक प्राइम मिनिस्टर थे इसराइल के, उनको जॉर्ज बुश से उनके कुछ इश्यूज क्रॉप अप हो गए। इवन ओबामा और नेतन्याहू के बीच में भी कुछ पर्सनालिटी इश्यूज थे। तो कुछ इक्का दुक्का इंसिडेंट्स को छोड़ दिया जाए तो इसराइल और यूएस के रिलेशंस 1967 के बाद से आप ये बोल लीजिए कि बहुत अच्छे रहे हैं। इवन 1948 से लेकर 1967 तक बहुत खराब नहीं थे, लेकिन अच्छे भी नहीं थे। क्या क्या कारण थे? स्विस क्राइसिस, आपका न्यूक्लियर होने का शक इसराइल पे, और ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले जो किंग थे वहां के, वो बहुत प्रो यूएस थे, तो इसराइल को इससे भी इशू था। तो 1979 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से तो मतलब यूएस इसराइल रिलेशंस बिल्कुल पीक पे रहे। जब तक ईरान में राजा था वहां का, तब तक यूएस प्रो यूएस था वो, तो इसराइल को उस चीज से प्रॉब्लम थी। लेकिन उसके बाद से रिलेशंस बहुत ज्यादा स्मूथ रहे। अच्छा, अब आप देखिए कि इसराइल ये जो जो हिस्ट्री वाला पार्ट है 19 सेकेंड एरिया से, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। एक मैं आपको इसराइल का ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसराइल। तो आप ये देखिए कि एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, ये एक नॉमेनक्लेचर ही है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में कंट्रीज आएंगी आपकी ईरान, ईरान, लेबनान, सीरिया, ये एक धड़े की कंट्रीज है। ठीक है। दूसरा धड़ा जो है वो है इसराइल यूएस का। और तीसरा जो धड़ा है वो सऊदी अरेबिया और जो बाकी सुन्नी कंट्रीज है उन पर। ईरान, सीरिया, लेबनान शिया कंट्रीज है, बाकी सऊदी अरेबिया आजू बाजू की कंट्रीज सारी सुन्नी है। और इसराइल ज्यूज है, यूएस क्रिश्चियन है। तो यूएस और इसराइल एक ग्रुप में। अब यूएस ईरान को काउंटर करने के लिए कोशिश कर रहा है कि इसराइल और सऊदी अरेबिया की डील हो जाए, इसराइल और सऊदी अरेबिया दोस्त बन जाए, ताकि ईरान को वेस्ट एशिया में काउंटर किया जा सके। आपको ये स्टोरी पता होनी चाहिए, मतलब चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है। तो यूएस सोच रहा है कि सऊदी अरेबिया को अगर मैं इसराइल के साथ दोस्ती करा दूं, तो दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए। सऊदी अरेबिया का भी दुश्मन ईरान, और इसराइल का भी दुश्मन ईरान। तो अगर सऊदी अरेबिया इसराइल मिल जाएंगे तो ईरान को अच्छे से काउंटर कर सकते हैं। अच्छा, अब
इजराइल और यूएस जब अक्टूबर 7 का हमला किया हमास ने, तो यूएस ने बिल्कुल हर तरीके से इजराइल को बैक किया और लगभग 50 यूएन के रेजोल्यूशंस, 50 रेजोल्यूशंस विच वर क्रिटिकल ऑफ इजराइल वर वीटोड बाय यूएस। मतलब इतना सपोर्ट है कि अभी तक 50 लगभग यूएन रेजोल्यूशंस इजराइल के अगेंस्ट पेश हो चुके हैं, जिसमें कि 50 की 50 में यूएस ने वीटो कर दिया है। ये चीजें आप लिख लीजिए, किसी भी क्वेश्चन में ये इनपुट देने के लिए अच्छा मैटर है। तो यूएस हर तरीके से, आपको इकोनॉमिकली मैंने बताया, $50 बिलियन की ट्रेड है आपस में। यूएस की मदद से 10th बिगेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्टर बना हुआ है इजराइल वर्ल्ड का। $3.8 बिलियन यूएस मदद करता है हर साल, जो कि लगभग 16% डिफेंस का बजट है इजराइल का, वो एक तरीके से यूएस दे रहा है। यूएस में प्रो इजराइल लॉबी बहुत बड़ी है, जो कि एक प्रोपेगेंडा चलाती है। तो ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया, ये तीनों कंट्रीज को कनेक्ट करके कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, या उसमें यूएस को कनेक्ट करके कोई क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमें ये देखना है कि 1948 के बाद, जब हम ये सेकंड आलिया, थर्ड आलिया, फोर्थ आलिया पढ़ लेंगे, उसके बाद 1948 में जैसे ही ब्रिटिश ने बाल्फोर डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, उसी दिन इजराइल ने ज्यूइश स्टेट का फॉर्मेशन की बात कह दी और विद इन 3 आवर्स वो रिकॉग्नाइज कर लिया इजराइल। बाल्फोर डिक्लेरेशन क्या था वो मैं आपको बताऊंगा, अभी एक ब्रीफ बता देता हूँ। 2 नवंबर 1917 में जो फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश के, बाल्फोर, उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया जिसमें कि ये बोला गया कि अगर इजराइल, मतलब इजराइल के लिए एक जूइश स्टेट होना चाहिए, लेकिन उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी जोड़ी गई कि भाई हम जूइश स्टेट के फॉर्मेशन का सपोर्ट करते हैं, लेकिन कोई भी नॉन जूइश कम्युनिटी हुई उसके अगेंस्ट कोई भी एट्रोसिटीज नहीं होगी। तो आप इसराइल को देखिए, इसराइल ने कभी भी खुद से, देखिए जो 10 कमांडमेंट्स मोसेस के हैं, है ना, तो उसमें सबसे पहला जो रूल है इनका, वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, वो है मोनोथीज्म का। मोनोथीज्म मतलब एक ही गॉड है, ठीक है। हिंदुइज्म तो पॉलिथिस्टिक है, ये इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता है, वो एक ही भगवान को मानते हैं। सारे जीव जब प्रेयर भी करते हैं तो उनका डायरेक्शन जेरूसलम की तरफ होता है बैठने का, जैसे मुसलमानों का मक्का की तरफ होता है, जूस का डायरेक्शन होगा जेरूसलम की तरफ। ये लोग 3 बार प्रेयर करते हैं दिन में, जूस। और कोशर फूड्स नहीं खाते हैं। जैसे कि कोशर का मतलब क्या होगा कि जहाँ मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स मिले हुए हो, जैसे चीज बर्गर हो गया, पोर्क हो गया, ये सब, ये चीजें नहीं खाते। कोशर फूड्स बिल्कुल नहीं खाते हैं। फिर उनके कुछ कुछ फेस्टिवल्स हैं, जैसे शाबात हो गया, जो फ्राइडे के सनसेट से चालू होता है और अगले दिन इवनिंग तक खत्म होता है। फिर रश गुफ्तार है, मैं आपको सारे रीजन ऐसे थोड़ा सा मैं प्लीज बता रहा हूँ। रश गुफ्तार है, हकुनार है, 3-4 इनके बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। यहाँ मैं आज की क्लास के लिए छोड़ रहा हूँ आपको, और नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड आलिया से चालू करेंगे। इसका एक आप, जो भी मैंने अभी बताया आपको, एक स्टोरी सी एक आप बना लीजिए कि फॉर्मेशन हुआ मोरिस के टाइम पे,
एक रिलीजन का, जबकि इसका ओरिजिन तो अब्राहम से आता है, लेकिन हम मोदी से ही स्टार्ट करते हैं। जूस का जब से 10 कमांडमेंट्स आए, फिर उसके बाद आपके परसिक्यूशन चालू हुए। पहला परसिक्यूशन बेबीलोनियंस ने किया, उन्होंने टेम्पल डिस्ट्रॉय कर दिया। वापस से टेम्पल बनाया गया जो कि 70 AD में रोमन्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद से जब से सेकंड टेम्पल बना, अभी भी अगर आप देखेंगे जेरूसलम में, तो वो टेम्पल डिस्ट्रॉयड ही है, केवल वॉल है एक, उसकी जो टेम्पल है उसकी वॉल बाकी है, और उसी वॉल पे ज्यूस पूजा करते हैं इजराइल में। तो हिस्ट्री ज्यूस की बहुत उनके लिए एट्रोशियस रही है, लेकिन अब जाके उन्हें 48 में एक स्टेट मिला। कभी भी इजराइल ने किसी भी देश पे हमला नहीं किया। ये भी उनकी 10 कमांडमेंट्स में है कि अपने नेबर की प्रॉपर्टी पे आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, ये भी 10 कमांडमेंट्स में है उनके। तो वो अपने रूल के अकॉर्डिंग चलते, कोई किसी कंट्री पे आज तक हमला नहीं किया उन्होंने। हमेशा जब किया तो अरब कंट्रीज ने किया, और हमेशा आ रहे हैं। 1967 तक इसराइल ने अपने बलबूते पर हराया इनको, और 1973 में यूएस की मदद से हराया। 1982 में लेबनान को हराया। तो इसराइल बहुत ही जो ज्यूज हैं, बहुत ही ज्यादा उनमें इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस है, डिफेंस में बहुत आ गई है, टेक्नोलॉजी में बहुत आ गई है। आप देख लीजिए वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सबकी, गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, NVIDIA हो गई, चिप्स बनाने वाली जितनी भी बड़ी कंपनी, सबके मालिक भी हैं। तो एक बहुत बड़ा स्टेक रखती है ज्यूज, और इस कारण से ना इंडिया ना यूएस, इंडिया का भी बहुत बड़ा डिफेंस पार्टनर है। जो हम इंडिया इजराइल पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा उसमें। तो ये आपकी इसराइल की वर्ल्ड हिस्ट्री में लगभग 1914 तक, 1904 तक हम ले आए हैं, किशिनेव के पोग्राम्स के बाद जो रशिया में हुए थे। और फिर इन्फ्लक्स हुआ वापस से अपने मेनलैंड इसराइल में लोगों का, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में ओटोमन एम्पायर ने वो इन माइग्रेशन रोक दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेकेंड आलिया से पढ़ेंगे, जो कि चालू होगा 1904 से 1914 तक।